नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DD 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और आज से 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 जुलाई तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी करेंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का दौरा और 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि इंडोनेशिया के लिए भारत सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार ही नहीं बल्कि तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भरोसेमंद प्रेरणा स्रोत भी बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 11 जुलाई तक 3 देशों के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी करेंगे इंडोनेशिया का भी दौरा। ऐसे में अगली पीढ़ी का डिजिटल ढांचा तैयार करने को लेकर स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और नीतियों बनाने के लिए भारत के विकसित गाथाओं से सीखकर इंडोनेशिया निरंतर आगे बढ़ रहा है और अब दोनों देश पारंपरिक सहयोग से कहीं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। पीएम मोदी की 3 दिवसीय यात्रा से इसमें द्विपक्षीय संबंधों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस दौरे में दोनों देश जो है कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल और रक्षा समेत तमाम अहम मुद्दों पर सहयोग करेंगे और बढ़ावे पर चर्चा भी करेंगे। डिजिटल भुगतान दोनों देशों के बीच सहयोग का एक प्रमुख आधार बन रहा है। इंडोनेशिया इस क्षेत्र में भारत के अनुभव का लाभ उठा रहा है और इस पहल से पर्यटन, व्यापार और डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इंडोनेशिया में व्यापार या फिर निवेश करने वाले भारतीय व्यवसाय के लिए हर साल बाली और अन्य इंडोनेशिया स्थानों पर जाने वाली अनुमति 17 लाख भारतीय पर्यटकों के लिए यूपीआई, QRC और कॉरिडोर बहुत ही बड़ा बदलाव लाने पर साबित होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे और आज से वो 3 देशों के दौरे को लेकर रवाना हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जन्म जयंती पर पीएम मोदी का लेख। आज का दिन करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है देश। ऐसे में उनका जीवन मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का उदाहरण है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का दिन करोड़ों देशवासियों के लिए बेहद ही विशेष है। उन्होंने अपने लेख में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन को मां भारती के प्रति अटूट समर्पण, त्याग और राष्ट्रीय सेवा का द्वितीय उदाहरण बताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तमाम सुविधाओं के बावजूद भी राष्ट्रहित का मार्ग चुना और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। उनका संपूर्ण जीवन भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित रहा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विभाजन के दौरान में बंगाल को भारत के अभिन्न अंग बनाए रखने में डॉक्टर मुखर्जी की भूमिका बेहद ही अहम रही। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर भी लगातार संघर्ष किया और जल और नजरबंदी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें अपने लक्ष्य में डिगे रहे और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवादी चिंतन और देश हित के लिए उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं कोलकाता में अमित शाह भूमि पूजन करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी देंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का आयोजन है और ऐसे में मुखर्जी स्मारक के लिए भी भूमि पूजन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोलकाता में अमित शाह जो हैं वो भूमि पूजन करेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी देंगे। मुखर्जी जयंती पर कोलकाता में बीजेपी का भव्य आयोजन है और मुखर्जी स्मारक के लिए भूमि पूजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक और राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के
जनक स्वतंत्र भारत के प्रथम राजनीतिक शहीद और साथ ही अंतिम महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए होने वाली भूमि पूजन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। दिलीप घोष ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं और उनके कर कमलों से इसे महत्वपूर्ण कार्य का समापन होगा और पूरे राज्य के लिए गौरव की बात होगी। बीजेपी का कहना है कि ये आयोजन डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, देश की एकता और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पश्चिम बंगाल के जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम राजनीतिक शहीद और अंतिम महापुरुष, उनका सच्चा श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका मूर्ति स्थापन के लिए भूमि पूजन का आज आयोजन है। सम्मान्य गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह, जो सालों से बंगाल में लगे हुए थे परिवर्तन के लिए, उनके करकमल से वो काम होगा। हम गौरवान्वित हैं कि बंगाल के जनक को हम सच्चा श्रद्धांजलि दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर जो है यूपी के अयोध्या से है, जहां पर अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर बड़ा बदलाव भी हो सकता है। राम मंदिर परिषद के गेस्ट हाउस में अहम बैठक होने वाली है और चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद आज जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होने वाली है। वहीं इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की जगह कौन लेगा, इस पर भी विचार होगा और इसमें 3 नामों को सबसे अधिक चर्चा हो रही है, जिसमें संघ के पूर्व क्षेत्रीय संचालक अजय कुमार नंदी हैं, ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन और विहिप के बजरंग लाल, उनका भी नाम शामिल है। इसके साथ ही कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मंदिर में कथित हेराफेरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राम मंदिर के भविष्य के प्रावधान ढांचों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं साल 2025 और 26 के वित्तीय सालों के लिए बिना ऑडिट वाली आय व्यय रिपोर्ट और बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय विवरण मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राम मंदिर परिषद के गेस्ट हाउस में अहम मीटिंग चलने वाली है और इस बैठक में कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। राम मंदिर परिषद के गेस्ट हाउस में अहम मीटिंग रखी गई है और हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक हो रही है, क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदलाव निकलकर सामने आएगा? संदीप जी। राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक होने जा रही है उसमें काफी समय से चंपत राय की तरफ उंगली उठ रही है। हालांकि प्रशासन और जो टॉप लीडरशिप है वो उन्हें लगातार बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब चंपत राय इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए और उनका इस्तीफा मान भी लिया गया और पूरे देश से भी एक आवाज उठ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी देश के अंदर कई बड़े भ्रष्टाचार हुए या कुछ भी इस तरीके के मामले आए तो इस्तीफे भी लिए गए, लोगों को जेल भी जाना पड़ा। आप लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, चारा घोटाले में लंबे समय से जेल काट रहे हैं। कनिमोझी जो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है जेल जा चुकी है, ये राजा जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में और ये मामला तो राम मंदिर की लूट का है। तो मेरे ख्याल से चंपत राय के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर वो निर्दोष होंगे तो निर्दोष साबित होंगे, अगर उन्होंने कुछ गलत किया या वो लोगों से मिले हुए थे तो उन्हें भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी कहा जा रहा है कि इस्तीफे को लेकर भी बातचीत होगी। इस्तीफा अगर स्वीकार किया जाएगा तो क्या लग रहा है कि चंपत राय की जगह कौन पदाधिकारी यहाँ पर बैठेंगे? ये कहना तो मुश्किल है कि कौन पदाधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि ये प्रशासन का काम है। और राम मंदिर का जब मामला आता है तो आप ये देखिए, राम मंदिर की चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे मूर्ति स्थापना का काम हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का काम हो, नीचे से लेकर ऊपर तक आ रहे थे। बीच में इन्वॉल्व रहा, मोदी जी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो जो बेहतर लगेगा, जो भी ऑप्शन होगा उसको जिम्मेदारी देने का सरकार काम करेगी, ये अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो मसला है वो है राम मंदिर में लूट का, और राम मंदिर की लूट बड़ी लूट है। इससे कहीं ना कहीं ये लाखों करोड़ों की आस्थाओं को भी एक सवालिया निशान लगा है कि किस तरीके से राम मंदिर में जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है वहां इस तरीके की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। तो आज की तारीख में सबसे जो गर्म मुद्दा है वो है राम मंदिर की लूट का। चंपत राय जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनके ऊपर उंगली उठना दुखद है।
दुखद है तो कहा तो ये भी जा रहा है संदीप जी कि चंपत राय को सब पता था, क्योंकि बहुत ही ऊंचे पद पर बैठे हैं और उनको सब पता होते हुए भी उन्होंने जांच नहीं कराई, एफआईआर नहीं कराई, एसआईटी का गठन करवाया, उसके बाद से खुद ही जांच करवाई। तो किस हद तक आपको सही लग रहा है ये चीजें अनीता जी जांच के बाद पता चलेंगी। कई बार जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है वो कई एंगल से चीजें देखता है। चंपत राय जी का ये भी हो सकता है कि राम मंदिर बदनाम ना हो, राम मंदिर पर इस तरीके के सवाल या निशान ना उठे, क्योंकि जिस तरीके से कई बार घरों में कोई समस्या होती है उसको घर में ही दबाने की कोशिश या सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मामला चूंकि मीडिया ट्रायल हो चुकी थी, बात लोगों तक पहुंच चुकी थी, तो आज की तारीख में इस तरीके का विषय ये बड़ा बनकर खड़ा हो गया है, इसलिए चंपत राय जी का इस्तीफा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा दिए के तले भी अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरे के लिए दिया जिम्मेदार नहीं होता है। किस तरीके की घटनाएं हुई, किसने घटनाओं को अंजाम दिया, कौन दोषी है, ये जांच के बाद कहना ज्यादा उचित होगा। बिल्कुल, ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई की भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो घर बने हैं उस पर चंदे के पैसे से ही घर बने हैं, उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई से जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को जो ठेस पहुंचा है वो सही होगा बुलडोजर कार्रवाई से? देखिए, बुलडोजर की अगर हम बात करें, बुलडोजर कार्रवाई लोगों की जब आस्था को ठेस पहुंचती है तो लोग अंदर से इस तरीके की चीजें चाहते हैं, क्योंकि योगी सरकार को जाना जाता है इस तरीके के एक्शन लेने के लिए। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने मंदिर को लूट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घर बनाई है, तो हो सकता है योगी जी उनके घरों पर बुलडोजर जरूर चलवाएं। बिल्कुल, ऐसे में सूत्रों से निकलकर ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, 3 बजे बैठक होगी और बैठक के बाद से ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो क्या लग रहा है संदीप जी की खुलासे होंगे या फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला? देखिए, योगी सरकार ने एसआईटी को जांच दी है और योगी जी ने ये भी भरोसा दिलाया है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उम्मीद यही की जाती है कि जो भी इसमें इस तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं वो हमारे आपके सबके सामने होंगे, वो सलाखों के पीछे भी जाएंगे, जेल भी होगी और आपके और हमारे सामने उनके नाम भी निकल करके आएंगे। ठीक है, अब इस मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है संदीप जी, जहां पर अखिलेश यादव घेर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। देखिए अनिता जी, जिस तरीके से विपक्ष की बात आती है तो हमारे देश में चूंकि राजनीति होती है, आज विपक्ष में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, और जब इस तरीके के मामले आते हैं, कहीं भी सरकार के ऊपर उंगली उठाने का मामला आता है, तो विपक्ष उन मुद्दों को लपक लेता है और ऐसे मुद्दों को छोड़ता नहीं है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ब्राजील के दिग्गज नेमार ने राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के खिलाफ टीम को पहली हार के बाद से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। 34 साल के इस फॉर्मेट ने ब्राजील की मेंस नेशनल टीम के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपना कैरियर खत्म किया है। उन्होंने 119 मैचों में 80 गोल किए हैं। नेमार ने 2010 में सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था और उन्होंने 4 विश्व कप टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। नेमार ने 2 ओलंपिक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया और 2012 में वो रजत पदक और साथ ही 2016 में ब्राजील को स्वर्ण पदक दिला चुके हैं। हालांकि मौजूदा वर्ल्ड कप में वो 2 मुकाबलों में नजर आए हैं और दोनों में वो शुरुआती 11 का हिस्सा रहे हैं। जैसे ही फाइनल सिटी बजी और ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर हुई, वैसे ही इस दिग्गज की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पर काबू नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे और यूं दिग्गज के रोने की तस्वीरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। ब्राजील की कई टीममेट्स ने नेमार को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन पूर्व खिलाड़ी टूट चुके थे। नेमार का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर फुल सर्कल रहा है क्योंकि उन्होंने मेटलाइफ स्टेडियम में ही अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 2010 में उन्होंने पहले गोल भी इसी मैदान पर मारा था और अपने कैरियर का आखिरी मैच भी, आखिरी गोल भी इसी मैदान पर किया है। नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और वो अभी क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे। नेमार के साथ अपने क्लब कैरियर जारी रखेंगे और सीजन दर सीजन अपने भविष्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। नॉर्वे के खिलाफ हार वर्ल्ड कप में यूरोपियन टीम के खिलाफ ब्राजील के खराब प्रदर्शन को दिखाती है और 5 बार की टीम चैंपियन ने 2002 के फाइनल में जर्मनी को हराने के बाद से
यूरोपियन टीम को नहीं हराया। और इस हार के बावजूद भी कोच जो है उन्होंने कहा कि हार का भविष्य के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका निराशाजनक टूर्नामेंट एक नई साइकिल की शुरुआत है। नेमार ब्राजील के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में पूर्व दिग्गज पोलो से 3 गोल आगे हैं। रविवार को स्टेप्स टाइम ने किए गए उनके गोल ने उनके पोलो के साथ 4 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सिर्फ दूसरे ब्राजील खिलाड़ी बन गए हैं। नेमार के अपने देश के लिए 130 मैच ब्राजील के ऑल टाइम लिस्ट में 142 के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में मैदान में वो काफी भावुक नजर आए और उन्होंने हार के बाद से नेमार ने अब संन्यास का ऐलान कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में 12 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर सूबे की राजनीति काफी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के दौरे से पहले उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आवास के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। टीएमसी ने इसे राजनीतिक कदम बताते हुए केंद्र और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी ने इस कदम को बनर्जी की पीड़ित परिवार से मिलने में बाधा डालने का प्रयास बताया है। इसके साथ ही पीड़ित में हुई बरुईपुर में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जादवपुर से टीएमसी सांसद सयानी घोष ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी बनाई गई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी से भी बातचीत की है। ममता बनर्जी के आवास के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर टीएमसी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी सांसद ने आरोप लगाया है कि क्या ममता बनर्जी को नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सुपर इमरजेंसी करार दिया है। और इसी बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी न केवल महिलाओं को विफल कर रही है, बल्कि वो ऐसे माहौल बना रही है जहां पर जघन्य अपराधों के आरोपी ये मानने लगते हैं कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और जहां पर राजनीतिक संबंध न्याय को प्रभावित करना प्रतीक होता है, वहां पर प्रभाव कानून के शासन से अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। यहां पर चिंताजनक प्रश्न उठता है क्योंकि राजनीतिक दबाव न्याय पर हावी हो रहा है और इसके साथ ही अब टीएमसी में लगातार राजनीति जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भतीजी फातिमा ओवैसी के नाम पर बने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी जो हैं वो एजुकेशनल कैंपस से लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार झील के बफर जोन में बने हुए कैंपस के मामले में एआईएमआईएम को बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सरकार आम नागरिकों के खिलाफ सख्ती दिखाती है, लेकिन सालकम झील के फुल टैंक लेवल यानी कि एफटीएल और बफर जोन में स्थापित बताया जा रहा है और कैंप पर कार्रवाई से बच रही है। उन्होंने कहा है कि ये रवैया बेहद ही पक्षपूर्ण है और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते एआईएमआईएम का संरक्षण कर रही है। और इसी बीच तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी कैंपस को दी गई मंजूरी से जुड़े रिकॉर्ड और सरकारी अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। और वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि एक इमारत गिराई जाती है तो वो 10 नई इमारतें खड़ी करेंगे। फिलहाल ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कानूनी जांच के दायरे में भी बना हुआ है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का समापन ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ और ऐसे में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। हालांकि भारतीय टीम टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीतने से चूक गई, लेकिन 21 साल की युवा स्पिनर श्रीचरणी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। अपने पहले ही महिला टी20 वर्ल्ड कप में श्रीचरणी ने सिर्फ 5 मैचों में 14 विकेट लेकर टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने 8.35 की औसत से 5.85 की इकोनॉमी और 8.47 की स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वो डेब्यू महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी भी शामिल है और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना 11 विकेट के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है।
वहीं न्यूजीलैंड की सोफी और वेस्टइंडीज की कप्तान हेली ने 10-10 विकेट लिए हैं। भारतीय टीम भले ही खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन श्री चन्नी का प्रदर्शन भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा। वहीं महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तेज बारिश के कारण पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन होने के बाद से एहतियात के तौर पर पूरे एक्सप्रेसवे को दोनों दिशा में यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क पर मलबा और बड़े पत्थर गिरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है, जिससे कई वाहन रास्ते में फंस गए हैं और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और सड़क को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे की स्थिति को लगातार आकलन किया जा रहा है और पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद ही यातायात दोबारा शुरू किया जाएगा और इस दौरान यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके चलते भूस्खलन और जलभराव जैसी घटनाओं का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम संबंधित चेतावनियों का पालन करने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। फिलहाल एक्सप्रेसवे को बंद रखने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।